साल के आखिरी दिनों में दिल्ली का चांदनी चौक बाजार खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ से खचाखच भरा था, जहां खाने पीने के स्टॉलों से तीखी गंध, मछली की महक और मोल भाव का शोरगुल चारों तरफ फैला हुआ था। विक्रम सिंह राठौर, राठौर जेम्स के अरबपति मालिक, अपने बॉडीगार्ड्स के कड़ी सुरक्षा घेरे में एक जमीन अधिग्रहण परियोजना का निरीक्षण करने के लिए तेजी से चल रहे थे। उसका चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन था, जो आसपास के मेहनत मजदूरी वाले माहौल से बिल्कुल अलग लग रहा था। अचानक एक कोने से फटे पुराने कीचड़ से सने कपड़ों में एक छोटा दुबला पतला साया सीधे उसकी तरफ दौड़ा। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को जोर से धक्का दिया, जिससे वो गीली जमीन पर गिर गया। जमीन से टकराने की सूखी आवाज और बच्चे के दर्द भरे रोने की चीख ने विक्रम के कदम रोक दिए। इससे पहले कि वो अपने मातहत की इस क्रूरता के लिए उसे डांटता, उसकी नजर उस चीज पर टिक गई जो बच्चे के हाथ से गिरी थी। वो एक पुरानी तस्वीर थी। लकड़ी का टूटा हुआ फ्रेम गंदे पानी के गड्ढे में पड़ा था। विक्रम को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसका दिल अनजाने में बेतहाशा धड़कने लगा। तस्वीर में मौजूद आदमी के बाल भले ही पुराने जमाने के थे और चेहरा ज्यादा जवान था, लेकिन वे नैन नक्श, वो आंखें, उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो खुद था, 8 साल पहले का विक्रम सिंह राठौर। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा झकझोर दिया वो तस्वीर का तरीका था। उसे एक काले फ्रेम में रखा गया था, जिसके ऊपर एक कोने में छोटी सी काली पट्टी थी। एक मृतक की तस्वीर। परी, लगभग 9 साल की लॉटरी बेचने वाली बच्ची, अपने घुटने पर लगी खरोंच से बहते खून की परवाह किए बिना तस्वीर उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी फटी हुई कमीज के पल्लू से उस आदमी के चेहरे पर लगे कीचड़ के धब्बों को बड़े दुलार से पोंछा। पोंछते पोंछते वो सिसकने लगी, मुझे माफ कर दो पापा, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। विक्रम मूर्ति की तरह खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर अब उसके अपने नहीं थे। वो पास आया, उसे रोकने की कोशिश कर रहे बॉडीगार्ड का हाथ हटाया और धीरे धीरे बच्चे के सामने बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी और भारी हो गई थी। बेटा, इस तस्वीर में कौन है? बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उसे देखा। जिस पल दोनों की आंखें मिली, विक्रम के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वे आंखें, वे लंबी घनी पलकें, वे अंजलि से कितनी मिलती जुलती थीं। बच्ची हैरान रह गई। उसका छोटा सा मुंह खुला रह गया और उसने कांपते हाथों से तस्वीर को सामने खड़े आदमी के असली चेहरे से मिलाया। परी ने सिसकते हुए कहा, अंकल, आप मेरे पापा जैसे दिखते हैं। माँ कहती है मेरे पापा आसमान में हैं। वो हमेशा ऊपर से हम दोनों की रक्षा करते हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या आप आसमान से हम माँ बेटी को ढूंढने आए हैं? बच्चे के रोने की आवाज ने बाजार के पहले से ही घुटन भरे माहौल को चीर दिया। तभी विक्रम की मंगेतर रिया मल्होत्रा अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जमीन पर टक टक करती हुई आई। उसने गरीब बाजार की बदबू को रोकने के लिए अपनी नाक पर हाथ रखते हुए मुंह बनाया। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? ये बस एक धोखेबाज बच्ची है। शायद उसने देखा कि तुम अमीर हो, इसलिए पैसे मांगने के लिए ये नाटक कर रही है। बॉडीगार्ड्स, इसे यहां से भगाओ। इसे अपने महंगे कपड़े गंदे मत करने दो। रिया पास आई। उसने अपने जूते की नोक से परी के हाथ से तस्वीर को जोर से मारा, जिससे बच्ची पीछे की ओर गिर गई। उसने ठंड से डांटा, इस गंदे चेहरे को देखो। कौन बाप ऐसी औलाद पैदा करेगा? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें परेशानी खड़ी करने के जुर्म में पकड़वा दूं, यहां से दफा हो जाओ। विक्रम ने रिया को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी बच्चे पर टिकी थीं। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। 8 साल पहले एक भयानक कार विस्फोट ने अंजलि, उसकी सबसे प्यारी पत्नी और उनकी 2 साल से भी कम उम्र की बेटी को छीन लिया था। वो इतने सालों से पछतावे के नर्क में जी रहा था। हमेशा खुद को उस मनहूस दिन उनके साथ ना होने के लिए कोसता था। उसने अपनी आंखों से कार को धू धू कर चलते देखा था। उसने पुलिस को यह घोषणा करते सुना था कि कोई भी जीवित नहीं बचा। और अब एक गरीब बच्चा बाजार में उसकी मृतक की तस्वीर लेकर अपने पिता को ढूंढ रहा था। डांट खाने के बावजूद परी डरी नहीं और ना ही भागी। वो लड़खड़ाते हुए उठी। तस्वीर को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे कोई उसका एकमात्र खजाना छीन लेगा। उसने रिया को गुस्से भरी नजरों से देखा।
मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरी माँ कहती है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। माँ कहती है कि पापा बस कुछ समय के लिए दूर गए हैं। ये अंकल मेरे पापा जैसे दिखते हैं। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके उलझे बालों को छूना चाहा। लेकिन जब उसने देखा कि रिया बच्ची को पलटकर जवाब देने के लिए थप्पड़ मारने वाली है, तो वो रुक गया। वो झटके से खड़ा हुआ, रिया की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में आग थी। बस करो रिया, तुम गाड़ी में जाकर बैठो। रिया अपने मंगेतर के सख्त रवैये से चौंक गई। वो कुछ और बहस करना चाहती थी, लेकिन जब उसने विक्रम की आंखों में डरावनी ठंडक देखी तो वो गुस्से से मुड़ गई। जाते जाते परी की ओर नफरत भरी नजर डालना नहीं भूली। विक्रम अपने वफादार सहायक अर्जुन शर्मा की ओर मुड़ा, जो तब से सब कुछ देख रहा था, और एक शांत इशारे से उसे संकेत दिया। अर्जुन तुरंत समझ गया। वो भीड़ में पीछे हट गया ताकि चुपके से परी के छोटे से साये का पीछा कर सके। जब बच्ची अपने हाथ में लॉटरी टिकटों का बंडल लेकर धीरे धीरे जाने लगी, विक्रम अपनी कार में लौट आया। लेकिन उसका दिमाग अब हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट से पूरी तरह हट चुका था। उसने अपना सिर शानदार लेदर की सीट पर टिका दिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि आंसू न बह निकले। अंजलि की छवि साफ साफ उभर आई। अंजलि एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसका दिल पवित्र था। वो उसके साथ तब से थी जब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके प्यार का उसकी मां श्रीमती गायत्री देवी राठौर ने कड़ा विरोध किया था। वो हमेशा मानती थीं कि अंजलि उनके बेटे की तरक्की के रास्ते में एक बाधा है और उसका अस्तित्व राठौर जेम्स की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा है। उसे वो दिन याद आया जब उसे वो दिल दहला देने वाली खबर मिली थी। अंजलि और उनकी बेटी परी, तब उसका नाम तिया था, को नानी के घर ले जा रही कार का गैस सिलेंडर फट गया था। जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां केवल काले मलबे और राख के ढेर थे। उस समय गायत्री देवी ने उसे गले लगा लिया था, फूट फूट कर रोई थीं और कहा था कि ये किस्मत है कि उसे समूह को संभालने के लिए मजबूत बनना होगा। उसने विश्वास कर लिया था। वो पिछले 7 सालों से एक लाश की तरह जी रहा था, जब तक कि परी के आने से सब कुछ उलट पुलट नहीं हो गया। नदी के किनारे कबाड़ की बस्ती में, जहां कचरे और काले पानी की तेज बदबू आ रही थी, परी टेढ़े मेढ़े मिट्टी के रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। अर्जुन एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए था। वो उस दुबली पतली बच्ची को देखकर दुखी हुए बिना नहीं रह सका। ये बच्चा कुपोषित लग रहा था। उसके नन्हे नंगे पैर अभी के गिरने से लगी चोट के कारण लंगड़ा रहे थे। वो एक अस्थायी झोपड़ी के सामने रुकी, जो टूटी फूटी टिन की चादरों और नीले तिरपाल से बनी थी, जो धूप और बारिश से फीकी पड़ चुकी थी। झोपड़ी के अंदर एक औरत प्लास्टिक की बोतलों और रद्दी कागज के ढेरों को छांट रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तिरपाल के एक छेद से उस औरत का चेहरा साफ देखने की कोशिश की। भले ही उसका चेहरा दुबला पीला था और माथे से गाल तक एक लंबा निशान था, लेकिन उसके सुंदर नैन नक्श अभी भी दिखाई दे रहे थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने उस औरत और अंजलि की उस तस्वीर के बीच एक अजीब समानता देखी, जिसे विक्रम हमेशा अपने ऑफिस में गुप्त रूप से रखता था। परी दौड़कर उस औरत की गोद में चली गई, फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आज मैं एक अंकल से मिली। वो बिल्कुल तस्वीर वाले पापा जैसे दिखते हैं। वो मुझे छूने भी वाले थे, लेकिन एक गुस्सैल आंटी ने मुझे भगा दिया। ये सुनकर उस औरत के पतले कंधे कांप उठे। उसने जल्दी से अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज में डर था। परी, तुम क्या कह रही हो? उस अंकल ने तस्वीर देख ली? क्या तुमने उन्हें बताया कि हम कहाँ रहते हैं? नहीं माँ। मैंने नहीं बताया। मैं उस आंटी से बहुत डर गई थी। परी सिसकी। औरत ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों से डर कम नहीं हुआ। उसने अपनी बेटी के बालों को सहलाया, खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, उस अंकल से फिर कभी मत मिलना बेटा। हम उस दुनिया के नहीं हैं। तुम्हारे पापा आसमान में हैं। वो अंकल बस उनके जैसे दिखते हैं। अर्जुन एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, उस औरत और झोपड़ी की कुछ तस्वीरें खींची और तुरंत विक्रम को भेज दी। कुछ ही मिनटों बाद उसका फोन बजा। दूसरी तरफ विक्रम की आवाज में दबा हुआ तनाव था। अर्जुन, किसी भी तरह उस बच्चे के बाल का नमूना या कुछ भी जिसमें उसका डीएनए हो ले आओ आज रात ही। अर्जुन समझ गया कि ये उसके सहायक के रूप में उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है।
उसने रात होने का इंतजार किया, जब गरीब बस्ती में केवल मच्छरों की भिनभिनाहट और नावों से टकराती लहरों की आवाज रह गई थी। उसने देखा कि परी एक टूटी हुई लकड़ी की कंघी लेकर बाहर आई और टिमटिमाते दिए की रोशनी में अपनी माँ के बाल संवारने लगी। माँ बेटी के सो जाने के बाद अर्जुन चुपके से पीछे के आंगन में गया। एक छोटी सी चिमटी से कंघी में फंसे बालों को उठाया और सावधानी से एक छोटे प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। इस बीच शानदार राखौर मेंशन में विक्रम अपनी माँ के सवालों का सामना कर रहा था। गायत्री देवी एक महंगी लेदर की कुर्सी पर बैठी थीं, हाथ में चाय का कप था। उनकी तेज आंखें उनके बेटे को देख रही थीं। मैंने रिया से सुना है कि आज तुम बाजार में एक गंदी लॉटरी बेचने वाली बच्ची से बात करने के लिए रुक गए थे। विक्रम, तुम्हें अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। तुम्हारी और रिया की शादी एक बहुत बड़ा आयोजन है। ये समूह के अस्तित्व से जुड़ा है। ऐसी फालतू बातों को अपनी छवि पर असर डालने मत दो। विक्रम ने अपनी मां को देखा, वो महिला जिसका वो हमेशा सम्मान करता था, लेकिन हमेशा एक दीवार महसूस करता था। उसने ठंड से जवाब दिया, मां, मैं बस वही कर रहा था जो जरूरी था। उस बच्चे के पास एक तस्वीर थी, एक बहुत ही अजीब तस्वीर। उसने मुझे उस पुराने हादसे की याद दिला दी। गायत्री देवी थोड़ी घबरा गई। उनके हाथ में चाय का कप थोड़ा हिला, जिससे गर्म चाय बाहर छलक गई, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। वो हादसा बहुत पहले हो चुका है। जो मर गए वे मर गए। उसे फिर से कुरेदने की जरूरत नहीं है, इससे केवल दुख ही बढ़ेगा। वो तस्वीर जरूर एक संयोग होगी या किसी बुरे इंसान की चाल। अपनी भावनाओं को अपने विवेक पर हावी मत होने दो। विक्रम ने कुछ और नहीं कहा। वो मुड़कर सीधे अपने कमरे में चला गया। गायत्री देवी की अत्यधिक प्रतिक्रिया ने उसके दिल में संदेह को और बढ़ा दिया। जब उसने हादसे का जिक्र किया तो वो इतनी चिंतित क्यों हो गईं? बिना तस्वीर देखे उन्होंने इतनी जल्दी ये कैसे कह दिया कि ये एक चाल है? अंधेरे कमरे में विक्रम ने एक गुप्त दराज खोला, अंजलि के नाम वाला चांदी का कंगन निकाला, जो उसे उस साल दुर्घटना स्थल के पास मिली एकमात्र चीज थी। उसने पुरानी चीज को सहलाया, आंसू चुपचाप बह निकले। उसे वे सर्द रातें याद आईं जब अंजलि उसके लिए स्वेटर बुनने के लिए जागती थी। उसे अपनी बेटी तिया की खिलखिलाहट याद आई जब वो उसे अपनी गोद में उठाता था। अगर बाजार में वो बच्ची वाकई उसकी बेटी है, अगर अंजलि अभी भी जिंदा है, तो किसने उनकी मौत का नाटक रचा? किसने एक औरत और एक बच्चे को ऐसी गरीबी में धकेल दिया कि उन्हें 7 साल तक भूतों की तरह छिपकर रहना पड़ा? शक एक घातक ट्यूमर की तरह बढ़ता गया। विक्रम को हादसे की धुंधली बातें याद आईं। उस समय गायत्री देवी ही थीं जिन्होंने अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाई थीं। उन्होंने ही उसे जांच में ज्यादा दखल देने से रोका था, इस बहाने कि वो चाहती थीं कि वो जल्द से जल्द दुख से उभरकर काम पर ध्यान केंद्रित करे। उस दिन कार के साथ गए बॉडीगार्ड्स भी अचानक गायब हो गए थे या बड़ी रकम लेकर गांव वापस चले गए थे। सब कुछ इतना निखुंत भावे सजाया हुआ था कि तब भयंकर था। आधी रात को अर्जुन डीएनए सैंपल लेकर लौटा। विक्रम ने तुरंत एक प्रतिष्ठित परीक्षण केंद्र से संपर्क किया जिसे वो पहले से जानता था, और पूरी गोपनीयता के साथ तत्काल प्रक्रिया का अनुरोध किया। उसे समूह में किसी पर भी भरोसा नहीं था, यहां तक कि अपनी मां के सबसे करीबी लोगों पर भी नहीं। अर्जुन, जब तक परिणाम नहीं आ जाते तुम दूर से उन मां बेटी की रक्षा करो। किसी को भी उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, खासकर रिया और मेरी मां को। विक्रम ने आदेश दिया। उसकी आवाज में लोहे जैसी दृढ़ता थी। अपने ऑफिस की धुंधली रोशनी में विक्रम ने अर्जुन द्वारा खींची गई उस औरत की तस्वीर को पकड़ा। भले ही उसका चेहरा कठिनाइयों से मुरझा गया था, भले ही वो निशान उसके रूप को बदल चुका था, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बेटी को गले लगा रही थी, जिस तरह से वो दुख से भरी आंखों से शून्य में देख रही थी, सब कुछ उसके दिल में चिल्ला रहा था कि वो अंजलि है। उसकी पत्नी मरी नहीं थी और उसका बच्चा अभी भी जिंदा था। अपराध बोध की भावना ने विक्रम का दम घोंट दिया। वो एक अरबपति था, उसके पास पैसा था, शक्ति थी, वो पूरे देश के रत्न बाजार को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चे को कबाड़ बीनने, लॉटरी बेचने, फटेहाल जीने के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी बेटी को अपने पिता की मृतक की तस्वीर लेकर बाजार में लोगों की ठंडक सहते हुए ढूंढने दिया।
वो दर्द हजारों चाकुओं की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे रोशनी से जगमगाते शहर को देखने लगा। कहीं उन अंधेरी गलियों में उसकी पत्नी और बच्चा ठंड और भूख से पीड़ित थे, और वो एक भव्य शादी की तैयारी कर रहा था, उस औरत के साथ जिसने उसकी अपनी बेटी का अपमान किया था। युवा अरबपति के दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगर ये वाकई एक साजिश है तो वो न केवल उन्हें वापस लाएगा, बल्कि वो उन लोगों को जिन्होंने ये त्रासदी रची है 1000 गुना ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। अगली सुबह विक्रम हमेशा की तरह शांत भाव से कंपनी में आया। उसने जानबूझकर रिया को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। शादी के कार्ड और तैयारियों में दिलचस्पी दिखाई। रिया बहुत खुश हुई। उसे विश्वास था कि उसने शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। वो यूरोप में शानदार हनीमून की योजनाओं के बारे में शादी के बाद पूरे मैंशन को फिर से डिजाइन करने के बारे में बड़बड़ाती रही। विक्रम बस मुस्कुराता और सिर हिलाता रहा, लेकिन मन ही मन वो परीक्षण के परिणाम पाने के लिए हर घंटे गिन रहा था। उसका फोन बजा। परीक्षण केंद्र से एक अनाम संदेश, परिणाम आ गया है। कृपया आकर सीधे प्राप्त करें। विक्रम ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी से रिया से माफी मांगकर रेस्टोरेंट से निकल गया, उसकी हैरानी और गुस्से की परवाह किए बिना। रास्ते में उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। वो उम्मीद भी कर रहा था और डर भी। उम्मीद थी कि वो उसकी बेटी है, लेकिन ये भी डर था कि किसी अपने के अपराध का सच उसे तोड़ देगा। जब उसने परीक्षण रिपोर्ट अपने हाथ में ली तो सफेद कागज पर काले अक्षर उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहे थे। रक्त संबंध की संभावना 99%। रिपोर्ट विक्रम के हाथ से गिर गई। वो मेडिकल सेंटर के सुनसान गलियारे में घुटनों के बल गिर पड़ा। तिया? परी ही उसकी तिया है। वो बच्ची जिसे उसने अपनी गोद में उठाया था, वो बच्ची जिसे वो 7 साल पहले राख में बदल गया समझता था, वास्तव में जीवित थी। मांस और खून में मौजूद थी। अपार खुशी और अत्यधिक क्रोध के मिश्रण ने विक्रम को एक मौन चीख निकालने पर मजबूर कर दिया। उसने दीवार पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि खून बहने लगा, जैसे शारीरिक दर्द से मानसिक पीड़ा को दबाना चाहता हो। ये किसने किया? उसकी माँ, रिया, या दोनों ने मिलकर अंजलि और उसकी बेटी को खत्म करने की साजिश रची थी? विक्रम ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब कोई कमजोरी नहीं थी, केवल एक घायल झुंड के नेता की ठंडक और क्रूरता थी। उसने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, एक विशेष सुरक्षा दल तैयार करो, साधारण मजदूरों के वेश में। उस कबाड़ की बस्ती को 24 घंटे घेरे रखो। अगर किसी ने भी उन माँ बेटी के एक बाल को भी छुआ तो मैं उन्हें उनकी जान से कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। और एक और बात, मुझे उस साल की यात्रा में शामिल सभी बॉडीगार्ड्स की फाइलें खोजो। मैं जानना चाहता हूं कि वे कहाँ हैं। चाहे वे कब्र में ही क्यों ना हो, मैं उन्हें खोद निकालूंगा। वो अपनी कार में लौटा, एक दबे हुए गुस्से में गाड़ी चलाता रहा। जब वो एक बड़े खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा तो वो अचानक रुक गया। वो अंदर गया, सुंदर गुड़ियों, शानदार राजकुमारी की पोशाकों को देखा जो उसकी बेटी को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थीं। उसने सबसे बड़ी, सबसे सुंदर गुड़िया खरीदी और चुपचाप उसे पिछली सीट पर रख दिया। विक्रम जानता था कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। वो उन्हें अभी वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि असली दुश्मन कौन है और उनके पास और कौन से पत्ते हैं। एक गलत कदम अंजलि और परी को एक बार फिर खतरे में डाल सकता था। उसे एक नाटक करना था, एक ऐसा नाटक जो उन लोगों से भी ज्यादा निखुत हो जिन्होंने उसके साथ पिछले 7 सालों से किया था। आपने अभी अभी गरीब बाजार में एक मृतक की तस्वीर और अरबपति का सदमा का पहला भाग सुना। कृपया लाइक करना और कमेंट छोड़ना ना भूलें। बस अपने राज्य का नाम लिखना ही हमें बहुत खुश कर देगा। कृपया कहानी का दूसरा भाग सुनें। सैकड़ों वर्ग मीटर का शानदार ऑफिस एक ऑक्सीजन रहित कांच के पिंजरे की तरह घुटन भरा हो गया। विक्रम ने अपनी टाई ढीली की, लेकिन उसके गले में घुटन का एहसास कम नहीं हुआ। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट उसकी छाती की जेब में, उसके धड़कते दिल के ठीक ऊपर रखी थी, जो एक ठोस सबूत और पिछले लगभग 1 दशक से उसकी अपनी अज्ञानता के लिए एक सजा थी। वो मैंशन से बाहर निकला, बॉडीगार्ड्स के साथ जाने से मना कर दिया
और खुद अपनी एसयूवी को अंधेरी रात में ले गया। कार के अंदर की खामोशी डरावनी थी। केवल इंजन की गड़गड़ाहट थी, जो एक ऐसे आदमी के दिल की चीख की तरह थी जिसने अभी अभी राख के ढेर में अपनी आत्मा को पाया था। विक्रम ने संगीत नहीं बजाया। वो चाहता था कि ये खामोशी उसके दर्द को खा जाए, ताकि वो उस महिला का सामना करने से पहले इस पीड़ा के हर पल को याद रख सके, जिससे उसने कभी जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन उसे दुख की खाई में गिरने दिया। नदी के किनारे की कबाड़ बस्ती मंद सड़क की रोशनी में दिखाई दी। ये ऊंची इमारतों की चमक नहीं थी, बल्कि एक अंधेरा नम इलाका था, जहां गरीबी की सांसें कीचड़ की तीखी गंध में घुली हुई थीं। शानदार कार गली के कोने पर रुकी, जो ऊंचे कबाड़ के ढेरों के बीच अजीब और बेढंगी लग रही थी। विक्रम कार से उतरा। उसके महंगे चमड़े के जूते कीचड़ में धंस गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो उस झोपड़ी की ओर बढ़ता रहा, जहां से तिरपाल के एक छेद से दिए की मंद रोशनी आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आता गया, उसके कदम धीमे होते गए। एक अनजाना डर उसके मन में घर कर गया। उसे डर था कि जब वो अंदर जाएगा तो सब कुछ एक सपना होगा। या इससे भी बुरा, उसे डर था कि उसे अपनी प्रिय महिला के चेहरे पर समय और दुख के निशान देखने पड़ेंगे। फटे तिरपाल के एक छेद से विक्रम ने एक महिला का साया देखा, जो पीठ करके बैठी थी। उसके कंधे इतने पतले थे कि उसकी पुरानी साड़ी के नीचे से हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। वो शाम को इकट्ठा किए गए कबाड़ से तांबे के तार निकाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो सुबह के बाजार के लिए जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उसकी खांसी की आवाज आई, जो सूखी और दर्दनाक थी, जैसे सीने को खरोच रही हो। विक्रम और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना हाथ बढ़ाकर तिरपाल हटाया। पुराने प्लास्टिक की सरसराहट से महिला चौंक कर मुड़ी। टिमटिमाते दिए की रोशनी में 7 साल की जुदाई के बाद दोनों चेहरे आमने सामने थे। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ लिया हो जब उसने अंजलि का वर्तमान रूप देखा। उसकी एक आंख एक सफेद झिल्ली से ढकी हुई थी। उस साल के विस्फोट का निशान अभी भी कनपटी से गाल तक एक लंबा निशान छोड़ गया था, जिसने उसकी पहले की सुंदरता को बिगाड़ दिया था। अंजलि हैरान रह गई। उसके हाथ में तार काटने वाला प्लास जमीन पर गिर गया, जिससे एक ठंडी खनक की आवाज आई। उसने अपनी आंखें मली। सोचा कि ज्यादा काम करने के कारण उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन सामने खड़े आदमी से आती इंसान की गर्मी, चंदन की जानी पहचानी खुशबू ने उसे और धोखा खाने नहीं दिया। विक्रम की आवाज भर्रा गई। वो केवल 2 शब्द कह सका, अंजलि, तुम सच में हो? एक कसकर गले लगने या खुशी के आंसुओं के बजाय अंजलि की प्रतिक्रिया ने विक्रम को स्तब्ध कर दिया। वो पीछे हटी, कंकड़ के ढेर पर ठोकर खाकर गिर गई। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढ रही हो, और घबराहट में हकलाने लगी। नहीं, तुम जाओ, तुमने गलत इंसान को देख लिया है। मैं अंजलि नहीं हूं। अंजलि मर चुकी है, 7 साल पहले मर गई। विक्रम उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अंजलि डर से चिल्लाई, मुझे मत छुओ। अगर तुम नहीं चाहते कि हम मर जाएं तो कृपया अभी चले जाओ, यहां कभी वापस मत आना। अंजलि, मुझे देखो, मैं विक्रम हूं। तुम्हारा पति, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें इस तरह क्यों जीना पड़ रहा है, जबकि मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा? विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हमेशा के ठंडे पत्थर जैसे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अंजलि ने अब विरोध करना बंद कर दिया। उसने अपने पति की दर्द भरी आंखों में देखा और फिर कड़वाहट से हंसी, एक ऐसी हंसी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। मुझे ढूंढ रहे थे? अगर तुम सच में ढूंढ रहे थे तो गायत्री देवी ने मुझसे क्यों कहा कि तुमने किसी और को घर लाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे? उन्होंने क्यों कहा कि माँ बेटी का अस्तित्व तुम्हारी आंखों में कांटा है, राठौर जेम्स के महान करियर में बाधा है? अंजलि के शब्द ठंडे पानी की तरह उस सच पर पड़े जिस पर विक्रम हमेशा विश्वास करता था। वो स्तब्ध था। उसका दिमाग बिखरे हुए टुकड़ों से घूम रहा था। पता चला कि उसकी मां ने न केवल उसकी मौत का नाटक रचा था, बल्कि उसके दिमाग में जहरीले झूठ भी बोए थे ताकि वो कभी वापस आने की हिम्मत न करे। अंजलि ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज एक समान थी, जैसे वो खुद के लिए मौत की सजा पड़ रही हो। उसे वो मनहूस रात याद आई जब वो परी को ले जा रही थी। उस समय तिया 2 साल से थोड़ी ज्यादा की थी। वो गाड़ी में नानी के घर जाने के लिए बैठी थी, जैसा कि गायत्री देवी ने कहा था।
गाड़ी में बैठते ही उसे चक्कर आने लगे। एयर कंडीशनर से एक अजीब गंध आ रही थी, जिससे वो बेहोश हो गई। जब वो जागी तो उसने खुद को एक अनजान होटल के कमरे में पाया, जिसके बगल में एक अजनबी आदमी बिना कपड़ों के लेटा था। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा था, कमरे का दरवाजा खुला। गायत्री देवी और रिया निजी जासूसों के साथ प्रकट हुईं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, जो पहले से तैयार की गई बेवफाई के अपमानजनक दृश्य को कैद कर रही थी। गायत्री देवी ने उसे अत्यधिक घृणा से देखा, बिस्तर पर दस्तावेजों का एक बंडल फेंका। इसे ध्यान से देखो। विक्रम सब कुछ जान गया है। वो तुम्हारा और इस बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहता। बाहर कार तैयार है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो बहुत दूर चली जाओ। अंजलि घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगी। उसने जोर देकर कहा कि उसे फंसाया गया है, लेकिन गायत्री देवी ने ठंड से घोषणा की, विक्रम ने कहा है कि अगर तुम इस शहर में दोबारा दिखाई दी तो वो खुद तुमसे बच्चे को पालने का अधिकार छीन लेगा और तुम्हें समूह की संपत्ति में धोखाधड़ी के आरोप में जेल में डाल देगा। उसके पास रिया है, तुम बस एक पुराना कर्ज हो जिसे चुकाना है। ये मानकर कि जिस पति से वो बहुत प्यार करती थी, उसने उसे छोड़ दिया है। घबराई और दुखी अंजलि अपनी बेटी को उस कार में ले गईं जो गायत्री देवी ने तैयार की थी, लेकिन उनकी साजिश उसे भगाने तक ही सीमित नहीं थी। एक सुनसान सड़क के बीच में ड्राइवर अचानक चलती गाड़ी से कूद गया। अंजलि को एहसास हुआ कि ब्रेक काट दिए गए हैं, इससे पहले कि कार खाई में गिरकर एक भयानक विस्फोट में फट जाती। वो केवल तिया को कसकर गले लगा सकी। आग की गर्मी और मांस फटने का दर्द उसे पिछले 7 सालों से परेशान कर रहा है। वो टूटी खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रही, लेकिन उसका शरीर घावों से भरा था। उसकी बाईं आंख में कांच का टुकड़ा घुस गया था, जिससे वो आंशिक रूप से अंधी हो गई थी। तब से वो डर के साए में जी रही थी। माया नाम से झुग्गियों में छिपकर अपनी बेटी को पालने के लिए हर तरह के छोटे मोटे काम करती थी, इस एकमात्र विश्वास के साथ कि अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो गायत्री देवी राठौर परिवार की शक्ति का उपयोग करके परी की बची खुची जिंदगी भी खत्म कर देंगी। विक्रम ने जैसे जैसे सुना, उसके शरीर में खून जम गया। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी माँ, जो अक्सर मंदिर जाती थी और दान करती थी, इतने क्रूर हो सकती हैं। उसने अंजलि के खुरदुरे हाथों को पकड़कर अपने माथे पर रखा और सिसकने लगा। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं 1000 बार तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मुझसे कहा कि कार जलकर राख हो गई और कोई भी जीवित नहीं बचा। मैं पिछले 7 सालों से एक लाश की तरह जी रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने ही माँ बेटी को मार डाला है। तभी एक फटे पर्दे से अलग किए गए छोटे बिस्तर के कोने से परी शोर से जाग गई। उसने अपनी आंखें मली और बाहर आई। उस आदमी को देखकर, जो आज दोपहर बाजार में था, अपनी माँ के पैरों पर घुटने टेके हुए, वो डरी नहीं बल्कि पास आ गई। उसके छोटे से हाथ ने उसकी माँ को सहलाया। माँ, ये अंकल पापा है ना? वो तस्वीर में बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। वो रो रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी याद आ रही है। है न माँ? उस बेटी को देखकर जिसे वो राख में बदल गया समझता था, अब मांस और खून में उसके सामने खड़ी थी। विक्रम उसे कसकर गले लगाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी बेटी की कमीज से आती पसीने और रद्दी कागज की मिली-जुली गंध को सांस में लिया। अपनी छोटे से जीवन को अपनी बाहों में महसूस किया। ये उसका बच्चा था, उसका खून, एक ऐसे प्यार का सबूत जिसे बेरहमी से कुचल दिया गया था। परी ने विक्रम के आंसू पोंछे। उसकी मासूम आवाज में एक उपचार शक्ति थी। पापा, अब मत रो। माँ कहती है कि पापा बहुत दूर काम करने गए हैं। अब आप वापस आ गए हैं। आप माँ और मेरे साथ रहेंगे, है ना? यहाँ बहुत मच्छर हैं और माँ की कमर में भी दर्द रहता है। बच्चे का हर शब्द विक्रम के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसने फटी पुरानी झोपड़ी को देखा, जहां केवल एक पुराना बिस्तर, एक धुएं से काला चूल्हा और मेज पर कुछ बिना बिकी लॉटरी टिकटें थीं। क्या ये एक अरबपति की पत्नी और बच्चे की जिंदगी है? जबकि वो विलासिता में जी रहा था, शाही पकवान खा रहा था, उसकी पत्नी कबाड़ बीन रही थी और उसकी बेटी दिन के एक वक्त के दलिया के लिए एक एक लॉटरी टिकट बेच रही थी। अंजलि ने पिता पुत्री के मिलन को देखा। उसकी धुंधली आंखें भी नम हो गईं, लेकिन डर अभी भी प्यार से बड़ा था।
उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में विनती थी, विक्रम तुम चले जाओ। अगर गायत्री देवी को पता चल गया कि तुम यहां हो तो वो माँ बेटी को चैन से नहीं रहने देंगी। मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूं कि परी सुरक्षित रहे। तुम्हारा अपना करियर है, तुम्हारी अपनी हैसियत है, हमारे लिए सब कुछ दांव पर मत लगाओ। विक्रम खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। दर्द की जगह एक ठंडी दृढ़ता ने ले ली थी। उसने अपनी पत्नी को देखकर दृढ़ता से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा अंजलि। मैंने तुम्हें 7 साल के लिए खो दिया है, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी और नहीं खोऊंगा। लेकिन तुम सही कह रही हो, हम तुम्हें अभी घर नहीं ले जा सकते। अगर मैं तुम्हें अभी घर ले गया तो हमें केवल उनके इनकार और भी गहरी साजिशों का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी जेब से एक नया फोन और एक बड़ी रकम निकालकर अंजलि के हाथ में रख दी। इसे रखो, इसमें केवल मेरा और अर्जुन का नंबर है। कोई गुप्त रूप से तो माँ बेटी की 24/7 रक्षा करेगा। मुझे रिया का पर्दाफाश करने और अपनी माँ को सच का सामना करने के लिए मजबूर करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस दिन तुम वापस आओ वो दिन हो जब तुम सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ी हो, ताकि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। अंजलि कांपते हुए पैसे पकड़ी। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका पति मांस और खून में उसके सामने खड़ा है। विक्रम ने झुककर अपनी पत्नी और बेटी के माथे पर एक बार फिर चूमा। रात के अंधेरे में एक कसम खाई गई, अंजलि बस एक आखिरी बार मुझ पर विश्वास करो। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे छीना है, मैं उन्हें ब्याज सहित वापस चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। पिछले 7 सालों का तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो झोपड़ी से बाहर निकला। हर कदम भारी लेकिन दृढ़ था। विक्रम ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दिए की रोशनी में मां बेटी के छोटे साए को देखकर उसने अपने दांत भींच लिए ताकि वो दौड़कर उन्हें तुरंत न ले जाए। वो जानता था कि रिश्तेदारों के वेश में छिपे दुष्ट लोगों को हराने के लिए उसे उनसे भी ज्यादा ठंडा और चालाक बनना होगा। कार में बैठकर विक्रम ने तुरंत अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अर्जुन, परीक्षण हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम उस साल की दुर्घटना मामले की फाइलें फिर से खोजो, लेकिन पुलिस में संग्रहित फाइलें नहीं, बल्कि बीमा कंपनी और निजी बचाव दल से मूल फाइलें। मुझे संदेह है कि घटनास्थल की जांच में परिवार के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया था। और चुपके से उस कबाड़ बस्ती की पूरी जमीन खरीद लो, एक विदेशी सहायक कंपनी के नाम पर। मेरी मां को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। कार रात में दौड़ पड़ी, पीछे गरीब बस्ती और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को छोड़ गई। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी, केवल नफरत और दृढ़ संकल्प की आग उसकी आंखों में जल रही थी। उसे उस मैंशन में वापस जाना था। उसे एक आज्ञाकारी बेटे, एक आदर्श मंगेतर की भूमिका निभानी थी, ताकि निर्णायक पत्ता खेलने के अवसर का इंतजार कर सके। अगले कुछ दिनों में विक्रम की खामोशी ने गायत्री देवी को बेचैन करना शुरू कर दिया। वो अभी भी अपने निजी ड्राइवर के माध्यम से अपने बेटे की हरकतों पर नजर रखती थीं, लेकिन सभी रिपोर्टों से पता चला कि वो केवल घर से ऑफिस और रिया के साथ खाने के लिए जाता था। हालांकि एक चालाक महिला की सहज वृत्ति ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। जब विक्रम उसे देखता था तो उसकी आंखों में एक धुंधली परत छाई रहती थी। पहले जैसी गर्मजोशी या विश्वास नहीं था। गायत्री देवी ने रिया को बुलाया। उनकी आवाज धीमी हो गई। रिया, तुम्हें विक्रम पर ज्यादा नजर रखनी होगी। मुझे लगता है कि वो इन दिनों खोया खोया रहता है। और उसने मेरे पुराने व्यक्तिगत खातों की जांच भी शुरू कर दी है। शायद उस दिन बच्चे के हाथ में मिली मृतक की तस्वीर ने उसके मन में कुछ हलचल मचा दी है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। केवल जब तुम आधिकारिक तौर पर राठौर परिवार की बहू बन जाओगी तभी सब कुछ वास्तव में तय होगा। रिया ने अपने ब्रांडेड हैंडबैग को कसकर पकड़ा। उसके सुंदर चेहरे पर एक दुष्ट भाव आया। माँ, आप चिंता ना करें। मैंने उस बच्चे के बारे में जांच करने के लिए किसी को काम पर लगाया है। अगर वो वास्तव में एक खतरा है तो मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी, जैसे उसकी मां को किया था। इस बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। विक्रम दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा था। उसने अपने द्वारा लिविंग रूम के फूलदान में गुप्त रूप से लगाए गए सुनने वाले उपकरण के माध्यम से उनकी बातचीत सुनी। उसके हाथ लोहे की रेलिंग पर इतनी कसकर जमे थे कि खून बहने लगा। वो तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ हंसा। वे बिल्कुल नहीं बदले थे।
वे अभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन को घास की तरह समझते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस भेड़िए को वे इतने लंबे समय से पाल रहे थे, वो जाग चुका था और वो सबसे क्रूर शिकार की तैयारी कर रहा था। वो अपने कमरे में वापस गया और अपनी मेज पर कैलेंडर को देखा। शादी में ठीक 2 हफ्ते बाकी थे। 2 हफ्ते थे उसके पास कानूनी सबूत से लेकर अंजलि और परी की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सब कुछ तैयार करने के लिए। उसने एक फाइल निकाली जो अर्जुन ने अभी अभी भेजी थी। ये उन पूर्व बॉडीगार्ड्स की सूची थी जिन्होंने दुर्घटना के तुरंत बाद नौकरी छोड़ दी थी। उनमें से एक सीमा पर एक कैसीनो में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। एक और एक रहस्यमयी राशि के कारण अमीर हो गया था और अपने गृहनगर में दुकानों की एक श्रृंखला चला रहा था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है माँ रिया, विक्रम फुसफुसाया। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में विलीन हो गई। उसने इन बुरे गवाहों के साथ एक आकस्मिक मुलाकात की योजना बनाना शुरू कर दिया। वो उन्हें खरीदने के लिए पैसे का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि लालची लोगों को हमेशा ज्यादा कीमत पर दोबारा खरीदा जा सकता है। वो डर का उपयोग करेगा, उन्हीं अतीत के भूतों का उपयोग करेगा जिन्हें उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी, ताकि उन्हें सच उगलने पर मजबूर कर सके। इस बीच कबाड़ बस्ती में अंजलि अभी भी बेचैनी में जी रही थी। झोंपड़ी के बाहर हर अजीब आवाज उसे चौंका देती थी। उसने विक्रम द्वारा दिए गए पैसे में से 1 भी रुपया खर्च करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी जिंदगी अचानक बदल गई तो दुश्मन का ध्यान फिर से उस पर आ जाएगा। परी ने अपनी मां को चिंतित देखा और उसके पास ही रही। उसे स्कूल जाने, अपने दोस्तों की तरह नए कपड़े पहनने के सपनों के बारे में बताती रही। अंजलि ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। आंसू फिर से बह निकले। वो नहीं जानती थी कि इस बार विक्रम पर विश्वास करने का उसका निर्णय सही था या गलत। वो केवल इतना जानती थी कि उसका दिल अभी भी उस आदमी के लिए धड़कता है और वो अपनी बेटी को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार है, ताकि उसे दोबारा बाजार में अपने पिता की मृतक की तस्वीर लेकर ना घूमना पड़े। आपने अभी अभी अतीत के भूत और आंसुओं में पुनर्मिलन का दूसरा भाग सुना। कृपया कहानी का तीसरा भाग सुने। अगली सुबह विक्रम राठौर मैंशन के डाइनिंग रूम में एक बिल्कुल नए रूप में दाखिल हुआ। पिछले कुछ दिनों की उदासी और दूरी के बजाय उसने सक्रिय रूप से गायत्री देवी के लिए कुर्सी खींची और मेज पर एक नई परियोजना की फाइल रखी। उसकी आंखों में एक नकली उत्साह चमक रहा था, कुछ ऐसा जो गायत्री देवी हमेशा से अपने बेटे में देखना चाहती थीं। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो अगर ध्यान से देखी जाए तो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर उसने धीरे से कहा कि उसने अच्छी तरह से सोच लिया है कि समूह को एक नई प्रेरणा की जरूरत है और रिया के साथ शादी दक्षिण में रत्न बाजार पर कब्जा करने के लिए सबसे निखुत मंच है। गायत्री देवी ने अपने बेटे को देखा। उनके मन में हमेशा रहने वाला संदेह इस प्रगतिशील रवैये के सामने आधा कम हो गया। उन्होंने प्रशंसा में सिर हिलाया, ये विश्वास करते हुए कि बाजार में बच्चे का दिखना शांत झील में एक क्षणिक हवा का झोंका था और अब विक्रम उनकी इच्छा के अनुसार एक आज्ञाकारी मोहरा बन गया था। उसने रिया के पिता, एक रियल एस्टेट टाइकून जो नकदी की कमी का सामना कर रहे थे, को समूह की ग्रीन बेल्ट परियोजना में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। ये 1000 करोड़ की परियोजना थी जिसकी हर व्यवसायी को लालसा थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस आकर्षक मुखौटे के पीछे खराब ऋणों और कानूनी उल्लंघनों का एक जाल था जिसे विक्रम ने चुपके से बिछाया था। अगली बोर्ड बैठकों में विक्रम ने एक आज्ञाकारी बेटे और एक अविश्वसनीय रूप से उदार मंगेतर की भूमिका निभाई। उसने न केवल पूंजी लगाई बल्कि बड़े बैंकों में रिया के परिवार के ऋणों के लिए गारंटर भी बना। रिया के पिता, जो एक लालची व्यक्ति थे और दिवालिया होने के कगार पर थे, तुरंत जाल में फंस गए। उन्होंने संयुक्त उद्यम अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, ये जाने बिना कि प्रत्येक हस्ताक्षर उन्हें कगार के और करीब ले जा रहा था। विक्रम ने चुपके से रिया के परिवार द्वारा पूंजी का दुरुपयोग करने और फर्जी कंपनियों के माध्यम से कर चोरी करने के सभी सबूत इकट्ठा किए। सब कुछ एक अत्यधिक सुरक्षित हार्ड ड्राइव में संग्रहित किया गया था, जो आग लगने के दिन का इंतजार कर रहा था।
हालांकि विक्रम के अचानक बदलाव ने रिया को बेचैन कर दिया। एक चालाक महिला होने के नाते उसे वफादारी या एक रात में मनोवैज्ञानिक बदलाव पर विश्वास नहीं था। रिया ने महसूस किया कि जब भी विक्रम उसके साथ होता था, भले ही वो देखभाल करने का नाटक करता था, उसका दिमाग हमेशा कहीं और होता था। विशेष रूप से उसने पाया कि वो अक्सर एक दूसरा फोन इस्तेमाल करता था, जिसे वो नहाते समय भी अपने पास रखता था। एक बार जब विक्रम गहरी नींद में सो रहा था, रिया ने चुपके से उसका फोन उठाया, लेकिन जटिल रेटिना स्कैन सुरक्षा प्रणाली के कारण उसे अनलॉक नहीं कर सकी। रिया का संदेह तब चरम पर पहुंच गया जब उसने गलती से विक्रम के वेस्टकोट पर एक लंबा बिखरा हुआ बाल पाया, जब वो एक देर रात की बैठक से लौटा था। वो बाल उसके फैशनेबल रंगे हुए बालों का रंग नहीं था। मही गायत्री देवी के सफेद बाल थे। उसमें एक सस्ते शैम्पू की और एक अवर्णनीय धूल और धुएं की गंध थी। अत्यधिक ईर्ष्या और एक छिपे हुए सच के डर ने रिया को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। उसने गुप्त रूप से एक निजी जासूस से संपर्क किया, जिसका उपनाम लोमड़ी था, जो ऊंचे समाज में बेवफाई के मामलों को मुंह मांगी कीमत पर सुलझाने में माहिर था। मेरे लिए पता करो कि वो हर रात कहाँ जाता है। किससे मिलता है? मैं उस औरत की पहचान जानना चाहती हूं जिसने इस बदबू का इस्तेमाल करके मेरे मंगेतर को बहकाया है। रिया ने दांत पीसकर आदेश दिया। उसकी आंखों में डरावनी खून की धारियां थीं। जबकि रिया पागलों की तरह सच की तलाश में थी, विक्रम ने एक अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक योजना के लिए समय समर्पित किया। उसने गुप्त रूप से अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करके उपनगरों में पुराना विला खरीदा, जहां 7 साल पहले त्रासदी होने से पहले उसने और अंजलि ने अपने सबसे सुखद दिन बिताए थे। वो घर वीरान पड़ा था, घास सिर से ऊपर तक उगाई थी और दीवारें उखड़ रही थीं। लेकिन विक्रम ने एक विश्वसनीय टीम को काम पर लगाया, जो दिन रात काम करके हर विवरण को बहाल कर रही थी। उसने उनसे सही प्रकार की लकड़ी, सही रंग का पेंट खोजने और यहां तक कि दरवाजे के सामने चमेली की झाड़ी को भी उसी पुरानी जगह पर फिर से लगाने का अनुरोध किया। हर रात घुटन भरे राठौर मैंशन में लौटने के बजाय विक्रम इस घर में गाड़ी चलाकर आता था। वो आंगन में खड़ा होता, अपनी आंखें बंद करके हवा में चमेली की हल्की खुशबू को महसूस करता, कल्पना करता कि अंजलि अभी भी लकड़ी के झूले पर बैठी है, तिया को अपनी गोद में लिए हुए और मुस्कुराते हुए उसके लौटने का इंतजार कर रही है। ये एकमात्र जगह थी जहां वो अपने ठंडे अरबपति के मुखौटे को उतारकर अपने दर्द और आशा के साथ जी सकता था। वो चाहता था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो अंजलि और उसकी बेटी के पास एक असली घर हो, ना कि एक बेजान शानदार होटल, बल्कि एक ऐसी जगह जिसमें उनके परिवार की आत्मा हो। नदी के किनारे की कबाड़ बस्ती में अंजलि और उसकी बेटी की जिंदगी में भी चुपचाप उथल-पुथल शुरू हो गई थी। एक मध्यम आयु वर्ग का कठोर दिखने वाला आदमी अक्सर गली के कोने पर चाय की दुकान पर कीचड़ से सने मजदूर के कपड़ों में दिखाई देता था। बस्ती के लोग उसे चाचा कुमार कहते थे, एक प्रवासी जो यहां मजदूरी करने आया था। चाचा कुमार बहुत दयालु लगते थे। अक्सर परी की मां को टपकती टिन की छत की मरम्मत में मदद करते थे या बच्चे को कुछ बिस्कुट के पैकेट, दूध के डिब्बे देते थे। अंजलि, जो हमेशा अजनबियों से सावधान रहती थी, लेकिन चाचा कुमार की सज्जनता और सादगी ने धीरे धीरे उसे अपनी रक्षा कम करने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में ये आदमी इंस्पेक्टर कुमार था, एक अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारी जो बड़े समूहों, जिनमें राठौर जेम्स भी शामिल था, से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की जांच के लिए अंडरकवर था। वो विक्रम पर लंबे समय से नजर रख रहा था और ये देखकर बहुत हैरान था कि ये अरबपति अक्सर इस झुग्गी में आता था। कुछ दिनों के अवलोकन के बाद इंस्पेक्टर कुमार ने महसूस किया कि विक्रम और उस अंधी महिला के बीच एक गहरा और रहस्यमय संबंध है। उसने उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अपनी सहज वृत्ति से वो जानता था कि इस शांत छोटी बस्ती में एक बड़ा तूफान आने वाला है। एक देर शाम जब अंजलि नदी के किनारे टूटे हुए कांच के टुकड़े उठा रही थी, चाचा कुमार पास आए। उसकी मदद करते हुए लापरवाही से पूछा, माया जी, मुझे लगता है कि आप यहाँ की नहीं है। आपके बात करने का तरीका, परी को सिखाने का तरीका हम मजदूरों से बहुत अलग है। क्या आप किसी चीज से छिप रही हैं? अंजलि चौंक गई।
उसके हाथ से प्लास्टिक की बोतल जमीन पर गिर गई। उसने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। चाचा, आप ज्यादा कह रहे हैं। मैं भी बस एक मजबूर इंसान हूं जो पेट भरने के लिए कबाड़ बीनती है। यहां ऐसा कौन है जिसका कोई अतीत ना हो, जिसे वो भूलना चाहता है? इंस्पेक्टर कुमार ने उसकी धुंधली आंखों में गहराई से देखा। उनकी आवाज धीमी हो गई, जिसमें एक अजीब सा आश्वासन था। अतीत को भूलना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचती हैं, खासकर जब आपके दुश्मन अभी भी विलासिता में जी रहे हों। अगर आपको कानूनी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद रखिएगा, कभी कभी सच को बचाने के लिए न्याय की तलवार की जरूरत होती है। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से परी को लेकर अपनी झोंपड़ी में लौट आई। उसका दिल चिंता से भरा था। वो सोचने लगी कि क्या ये आदमी गायत्री देवी का भेजा हुआ जासूस है? पिछले 7 सालों के डर ने उसके खून ने इतनी गहराई तक घर कर लिया था कि वो अपने पति के अलावा किसी भी दयालुता पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत विक्रम द्वारा दिए गए फोन का उपयोग करके उसे एक छोटा संदेश भेजा। कोई अजनबी हम पर नजर रख रहा है। संदेश पाकर विक्रम बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने तुरंत अर्जुन को चाचा कुमार की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि वो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है तो विक्रम मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि ये एक खतरा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मोहरा है जिसका वो उपयोग कर सकता है। उसे भगाने के बजाय उसने अर्जुन से गुप्त रूप से इंस्पेक्टर कुमार को एक अज्ञात मुखबिर के रूप में रिया के परिवार के कुछ गलत कामों के दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया। वो कानून का उपयोग करके पीछे की बाधाओं को साफ करना चाहता था ताकि जब वो सब कुछ उजागर करे तो उसके दुश्मनों के पास पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो। इस बीच लोमड़ी नामक जासूस ने पहली तस्वीरें प्राप्त करना शुरू कर दिया था। वो विक्रम की कार का पीछा करते हुए कबाड़ बस्ती की गली के कोने तक गया। अपनी दूरबीन के लेंस के माध्यम से उसने विक्रम को झोंपड़ी की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए तस्वीरें खींची। यद्यपि वो अंदर की महिला का चेहरा साफ नहीं खींच सका, लेकिन 1 अरबपति की एक फटी पुरानी झुग्गी के बीच खड़े होने की तस्वीरें एक भूचाल लाने के लिए काफी थीं। वो उसी रात ये तस्वीरें रिया के पास ले गया। सड़क की मंद रोशनी में धुंधली तस्वीरों को देखकर रिया पागलों की तरह चिल्लाई। उसने कमरे में सब कुछ तोड़ दिया, महंगी परफ्यूम की बोतलों से लेकर हाल ही में खींची गई शादी की तस्वीरों तक। सच उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। विक्रम का कोई युवा सुंदर प्रेमी नहीं था। वो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के पास जा रहा था। ये वही बच्ची है, निश्चित रूप से उस दिन लॉटरी बेचने वाली बच्ची की मां है, रिया चिल्लाई। उसकी लाल रंग की नेल पॉलिश वाली उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गईं। वो अभी तक मरी क्यों नहीं? 7 साल बाद भी वो मेरी जिंदगी को क्यों परेशान कर रही है? उसने तुरंत गायत्री देवी को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करेंगी। रिया एक अधिक क्रूर अंत चाहती थी। उसके मन में एक काला विचार आया, अगर विक्रम उन माँ बेटी से इतना प्यार करता है तो वो उसे उन्हें एक बार फिर राख में बदलते हुए देखने पर मजबूर कर देगी। लेकिन इस बार ये उसकी अपनी लापरवाही और अहंकार के कारण होगा। उसने एक ब्लैक मार्केट फोन नंबर निकाला, उन अंडरवर्ल्ड के लोगों से संपर्क करने के लिए जिन्हें उसके पिता अक्सर प्रतिस्पर्धियों से निपटने के लिए इस्तेमाल करते थे। सुनो, मैं उस नदी के किनारे की कबाड़ बस्ती को जलाकर राख कर देना चाहती हूँ। इसे ऐसा दिखाओ जैसे ये गरीब लोगों के शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी आग हो, खासकर गली के आखिर वाली झोपड़ी। मैं चाहती हूं कि अंदर के लोगों को बाहर निकलने का मौका न मिले। रिया की आवाज इतनी ठंडी थी जैसे वो मौत की दुनिया से आई हो। इस समय विक्रम अभी भी पुराने विला को बहाल करने में व्यस्त था। उसने अभी अभी तिया के बेडरूम में एक नया खरीदा हुआ लकड़ी का पालना रखा था। उसका दिल ये कल्पना करके खुशी से भर गया था कि उसकी बेटी उसमें चैन से सोएगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि गरीब बस्ती में बार बार जाने की उसकी हरकत ने अनजाने में जहरीले सांप को उसकी पत्नी और बच्चे के घोंसले का रास्ता दिखा दिया था। उसी समय गायत्री देवी अपने स्टडी रूम में बैठी ग्रीन बेल्ट परियोजना की तस्वीरें देख रही थी। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि रिया के परिवार की वित्तीय रिपोर्टें बहुत सुचारू थी। उन्होंने अपने करीबी सहायक को फोन करके विक्रम द्वारा रिया के पिता के साथ किए गए सभी अनुबंधों की फिर से जांच करने के लिए कहा।
मैं जानना चाहती हूं कि क्या उसने उसमें कुछ छिपाया है। विक्रम हमारी सोच से ज्यादा चालाक है। वो कभी भी बिना किसी उद्देश्य के किसी को कुछ नहीं देता। विक्रम, रिया और गायत्री देवी के बीच माहौल एक तनी हुई डोरी की तरह था जो टूटने वाली थी। साजिशें, संदेह और पुराने अपराध धीरे धीरे फिर से गर्म हो रहे थे। कबाड़ बस्ती में इंस्पेक्टर कुमार एक बिजली के खंभे से टिके खड़े थे। अंजलि की झोपड़ी की ओर देख रहे थे। उन्हें एक आने वाली साजिश की जलती हुई गंध आ रही थी। एक ऐसी गंध जो कचरे की नहीं बल्कि विनाश की थी। उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर एक आखिरी बार जांच की। उनकी सहज वृत्ति ने उन्हें बताया कि ये रात यहाँ के मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए शांतिपूर्ण रात नहीं होगी। विक्रम पुराने विला से निकला, शहर की ओर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसने गलती से एक ट्रक देखा जो पेट्रोल और डीजल से भरा था, जो गरीब बस्ती की ओर तेजी से जा रहा था। एक अचानक बेचैनी ने उसका दिल जकड़ लिया। उसने तुरंत गैस दबाई और अर्जुन को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ केवल लंबी बीप की आवाज थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि रिया ने एक खुलेआम नरसंहार की तैयारी के लिए पूरे कबाड़ बस्ती क्षेत्र में सिग्नल जाम करवा दिए थे। छोटी झोपड़ी में परी अपनी मां की बाहों में सो रही थी। अंजलि अभी भी जागी हुई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां चाचा कुमार का साया पहरा दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये आखिरी बार था जब वो नफरत की आग भड़कने से पहले अपनी जिंदगी की झूठी शांति देख रही थी। आपने अभी अभी शानदार मैंशन में बिल्ली और चूहे का खेल का तीसरा भाग सुना। कृपया लाइक करना और कमेंट छोड़ना ना भूलें। बस अपने राज्य का नाम लिखना ही हमें बहुत खुश कर देगा। कृपया कहानी का चौथा भाग सुने। पेट्रोल की तीखी गंध अचानक नाक में घुसी। छोटी झोपड़ी की हर दरार से रिश्ती हुई। अंजलि उछलकर बैठ गई। एक ऐसे व्यक्ति की सहज वृत्ति जिसने मौत का सामना किया हो, उसे बता रही थी कि खतरा आ रहा है। इससे पहले कि वो संभल पाती, एक सूखी गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर लाल लपटे बाहर की सूखी प्लास्टिक की चादरों को चाटने लगी। आग एक भूखे राक्षस की तरह थी, पेट्रोल और प्लास्टिक कचरे के ईंधन से मिलकर। ये एक पल में रात को भस्म करते हुए भयंकर रूप से भड़क उठी। गरीब बस्ती के पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। अंजलि ने घबराकर सो रही परी को गले लगा लिया, लेकिन घना काला धुआं अंदर भरने लगा था, जिससे उसकी पहले से ही धुंधली दृष्टि और भी धुंधली हो गई। उसने केवल बाहर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो इंस्पेक्टर कुमार की आवाज थी। माया जी, परी को लेकर पिछले दरवाजे से भागो, किसी ने आग लगाई है। लेकिन पिछला दरवाजा जली हुई लकड़ी और मलबे के ढेर से अवरुद्ध हो गया था। असहनीय गर्मी से अंजलि की त्वचा जलने लगी। घबराहट में परी जाग गई। वो रोई नहीं, बस कांप रही थी जब उसने देखा कि उनका छोटा सा घर आग की लपटों में घिरा हुआ है। अचानक परी अपनी मां के हाथ से छूटकर कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की मेज की ओर दौड़ी। परी, तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ, अंजलि ने हताशा में चिल्लाया। उसके हाथ काले धुएं में टटोल रहे थे। पापा की तस्वीर? मां, मुझे पापा की तस्वीर लेनी है। उसकी मासूम आवाज जलते हुए बांस की चटकने की आवाज में दब गई। परी के लिए वो तस्वीर सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं थी, ये उसका विश्वास था, एकमात्र धागा जो उसे उस पिता से जोड़ता था जिसकी वो हमेशा पूजा करती थी। वो अपने पिता को एक बार फिर जलने नहीं दे सकती थी। उसी समय गली के कोने पर काले कपड़े पहने और चेहरे ढके हुए लोगों का एक समूह बस्ती के लोगों को आग बुझाने के लिए जाने से रोक रहा था। उनके पास लाठियां और हथियार थे और वे ठंड से घोषणा कर रहे थे कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग है और सभी को दूर रहने के लिए कह रहे थे ताकि वे मुसीबत में ना पड़े। वास्तव में ये वे लोग थे जिन्हें रिया ने ये सुनिश्चित करने के लिए काम पर रखा था कि गली के आखिर वाली झोपड़ी से कोई भी बाहर ना निकल सके। इंस्पेक्टर कुमार, जो मजदूर चाचा कुमार की भूमिका में थे, ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन तुरंत 3 लंबे आदमियों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें अपनी पहचान बहुत जल्दी उजागर करने से बचने के लिए निहत्थे लड़ना पड़ा, लेकिन गुंडों का घेरा बहुत घना था। जब जान पर बनाई तो दूर से काली कारों का एक काफिला तेजी से आया, जिनकी हेडलाइट्स ने धुएं को चीर दिया। अर्जुन सबसे पहले कार से कूदा। उसके पीछे विक्रम द्वारा चुपके से तैनात की गई एक एलीट सुरक्षा टीम थी। बिना किसी आदेश के दोनों पक्ष संकरी गली के बीच में एक क्रूर हाथापाई में भिड़ गए।
अर्जुन एक बाघ की तरह था। वो अपनी पीठ और कंधों पर लाठियों के वार सहता रहा। उसका एकमात्र लक्ष्य था मालकिन और उनकी बेटी को बचाने के लिए एक खूनी रास्ता बनाना। झोंपड़ी के अंदर एक जलता हुआ बीम अचानक उस जगह पर गिरा जहां परी खड़ी थी। अंजलि ने यह देखा, लेकिन अत्यधिक थकावट के कारण उसके पैर जम गए। ठीक उसी क्षण एक काला साया टूटी हुई खिड़की से अंदर कूदा। वो अर्जुन था। उसने अपनी पूरी पीठ का उपयोग करके जलते हुए बीम को रोका। परी को अपने पेट के नीचे सुरक्षित रखा। जलती हुई त्वचा की भयानक आवाज आई। जले हुए कपड़े और बालों की गंध फैली, लेकिन अर्जुन ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने दांत पीसकर बीम को एक तरफ धकेला, फिर परी को उठाया और दूसरे हाथ से लड़खड़ाती अंजलि को पकड़ा। मेरे पीछे आओ, जल्दी! अर्जुन दांत पीसकर गुर्राया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। विक्रम तब पहुंचा जब आग ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया था। वो कार से बाहर कूदा, अपनी पत्नी और बच्चे की झोंपड़ी को केवल एक जलते हुए राख के ढेर में देखकर उसका दिल रुक सा गया। 7 साल पहले के खोने का एहसास वापस आ गया, और भी ज्यादा तीव्र और क्रूर। वो आग में कूदने वाला था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, अंजलि, परी! अरबपति की चीख आग की गड़गड़ाहट में खो गई। ठीक उसी समय जले हुए मलबे के ढेर के पीछे से अर्जुन लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसके हाथ में परी थी, जो मृतक की तस्वीर को कसकर अपने सीने से लगाए हुए थी। उसके पीछे अंजलि थी, जिसका चेहरा राख से सना था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। विक्रम रुक गया। उसके पैर कीचड़ और गर्म कोयले से भरी जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। वो आगे बढ़ा, दोनों को कसकर गले लगा गया। उनकी त्वचा की गर्मी ने उसे एहसास दिलाया कि ये एक दर्दनाक सपना नहीं है। अर्जुन तब गिरा। उसकी पीठ पर गहरे जलने के निशान ने उसे और खड़ा नहीं रहने दिया। इंस्पेक्टर कुमार ने भी आग लगाने वाले समूह के नेता को काबू कर लिया था, जब अर्जुन की टीम ने उसके गुंडों को तितर-बितर कर दिया था। हंगामे के बीच नेता ने एक फोन फेंकने की कोशिश की, जो एक कॉल पर था। इंस्पेक्टर कुमार ने उसे फुर्ती से पकड़ लिया। उसने स्क्रीन पर देखा और एक नंबर देखा, जिससे 10 सेकंड पहले ही कॉल खत्म हुई थी। ये सुनहरा सबूत था। विक्रम ने बेहोश पड़े अर्जुन को देखा और फिर अपनी पत्नी और बच्चे को। उसके अंदर का गुस्सा सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अपनी सुरक्षा टीम को सभी को कार में ले जाने का इशारा किया। वो उन्हें सरकारी अस्पताल नहीं ले गया, क्योंकि वो जानता था कि रिया हर जगह अपने लोग रख सकती है। कारों का काफिला शहर के केंद्र में स्थित एक 6 स्टार होटल की ओर तेजी से बढ़ा, जहां विक्रम ने गुप्त रूप से पूरी ऊपरी मंजिल खरीद ली थी और उसे एक बंद, अत्यधिक सुरक्षित चिकित्सा सुविधा में बदल दिया था। गुप्त प्रेसिडेंशियल स्वीट में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बुलाया गया था। अंजलि को एक विशेष उपचार कक्ष में ले जाया गया, ताकि बहुत ज्यादा जहरीला धुआं सांस में लेने के कारण उसके फेफड़ों की जांच की जा सके। साथ ही उसकी बानी आंख की दृष्टि को बहाल करने के लिए लेजर उपचार शुरू किया गया, कुछ ऐसा जिसकी विक्रम ने चुपके से तैयारी की थी। परी की देखभाल नर्सें कर रही थीं। उसने अभी भी अपने पिता की तस्वीर को कसकर पकड़ रखा था। भले ही लकड़ी का फ्रेम एक कोने से जल गया था, विक्रम बालकनी पर खड़ा होकर नीचे जगमगाते शहर को देख रहा था, लेकिन उसके दिल में केवल नफरत का अंधेरा था। अर्जुन खतरे से बाहर था, लेकिन उसकी पीठ पर निशान जीवन भर उसके साथ रहेगा। इंस्पेक्टर कुमार आए। उन्होंने हत्यारे का फोन मेज पर रखा। इसमें सबसे हालिया आउटगोइंग कॉल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने सब कुछ जलाने का आदेश दिया था। कोई निशान न छोड़ने का। मैंने सत्यापित किया है कि वो फोन नंबर रिया के परिवार की एक नौकरानी के नाम पर पंजीकृत है। लेकिन कॉल का स्थान उसका अपना मेंशन था। इंस्पेक्टर कुमार ने शांत स्वर में रिपोर्ट किया। विक्रम ने फोन लेकर रिकॉर्डिंग में रिया की तीखी लेकिन जहरीली आवाज सुनी। उसके द्वारा बोला गया हर शब्द उस चीज में उसके आखिरी विश्वास पर चाकू की तरह था, जिसे मानवता कहा जाता है। वो केवल बहू का पद नहीं छीनना चाहती थी, वो सबसे कमजोर जीवन को भी खत्म करना चाहती थी। इस दुष्टता को माफ नहीं किया जा सकता था। और गायत्री देवी, वो माँ जिसका वो हमेशा सम्मान करता था, निश्चित रूप से अपने बेटे के बगल में ऐसे जहरीले सांप को पालने में निर्दोष नहीं हो सकती थी। इंस्पेक्टर कुमार, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। विक्रम मुड़ा। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं
कि इंस्पेक्टर कुमार जैसा अनुभवी पुलिस अधिकारी भी कांप गया। इस रिकॉर्डिंग को गुप्त रखें। मैं अभी इसका इस्तेमाल उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो अपनी शान के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। फिर मैं खुद उसे उन सभी लोगों के सामने खाई में धकेल दूंगा जिन्हें वो खुश करना चाहती है। अस्पताल के कमरे में अंजलि बेहोशी से जागी। उसने सबसे पहले अपनी बेटी का हाथ टटोला। जब उसने परी के छोटे से हाथ को छुआ तो उसने राहत की सांस ली। विक्रम अंदर आया, धीरे धीरे बिस्तर के पास बैठ गया, अपनी पत्नी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अंजलि, सब कुछ खत्म हो गया है। अब से कोई भी माँ बेटी को छू नहीं सकता। उसकी आवाज गर्म लेकिन दृढ़ थी। अंजलि ने सिसकते हुए कहा, विक्रम, वे सच में हमें मारना चाहते थे। वे इतने क्रूर क्यों हैं? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं पहले से ही एक मरे हुए व्यक्ति की तरह जी रही थी, क्योंकि उनके पास दिल नहीं है। अंजलि, विक्रम ने अपनी पत्नी की पतली उंगलियों पर चूमा, लेकिन उन्होंने मुझसे भिड़कर गलती की। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा, भले ही वो अंधेरा किसी रिश्तेदार या शक्ति के वेश में क्यों ना हो। उस पूरी रात विक्रम सोया नहीं। वो अपनी पत्नी और बच्चे के बिस्तर के पास बैठा रहा, उनकी नींद की रखवाली करते हुए और कंप्यूटर पर वकीलों और जासूसों की एक टीम के साथ काम करते हुए। उसके पास आगजनी की रिकॉर्डिंग थी, उसके पास डीएनए परिणाम थे। और अब वो इस बात के सबूत इकट्ठा कर रहा था कि गायत्री देवी ने उस साल के ड्राइवर के खाते में एक बड़ी राशि हस्तांतरित की थी ताकि वो दोष स्वीकार कर ले और जेल में चुप रहे। पत्ते धीरे धीरे मेज पर साफ हो रहे थे। अगली सुबह विक्रम राठौर मेंशन में लौटने के लिए होटल से निकला। उसे अपना नाटक पूरा करना था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो रिया गायत्री देवी के साथ नाश्ता कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत भाव था, जैसे कल रात की भयानक आग अखबार में एक अजनबी खबर हो। विक्रम, तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? मैं बहुत चिंतित थी। रिया उठी, हमेशा की तरह लाड़ प्यार से उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। विक्रम ने चतुराई से खुद को बचाया। उसने बहाना बनाया कि परियोजना में एक तत्काल समस्या थी। उसने रिया की आंखों में गहराई से देखा, मुस्कुराते हुए। रिया, लोग अक्सर कहते हैं कि आग सबको जला सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आग से जलने पर और भी ज्यादा साफ हो जाती हैं। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? रिया एक पल के लिए चौंक गई। उसके होठों पर मुस्कान जम गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना स्वाभाविक भाव वापस पा लिया। तुम अजीब बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देती हूँ। हमारी शादी का जोड़ा फ्रांस से आ गया है। बाद में मेरे साथ इसे आजमाने के लिए समय निकालना। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी नजर गायत्री देवी पर गई। वो अभी भी शांति से चाय पी रही थी, बिना किसी भाव के। वो जानता था कि उसकी मां रिया की तुलना में बहुत बड़ी प्रतिद्वंद्वी है। वो सीधे खून में हाथ नहीं डालती थी। वो केवल ऐसी परिस्थितियां बनाती थी जहां खून बहना जरूरी हो जाता था। मां, मैंने फैसला कर लिया है। शादी अब तक की सबसे भव्य होगी। मैं सभी सबसे बड़े भागीदारों और मीडिया को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। हमें राठौर परिवार की शक्ति की पुष्टि करने के लिए एक धमाकेदार कार्यक्रम की जरूरत है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक नकली उत्साह था। गायत्री देवी ने संतुष्टि से मुस्कुराया। तुम्हारी सोच अच्छी है। राठौर परिवार को और भी मजबूत होने के लिए रिया जैसी समान दर्जे की बहू की जरूरत है। विक्रम मुड़कर चला गया। मन ही मन सोच रहा था, हाँ, एक धमाकेदार कार्यक्रम मां, लेकिन ये उस तरह से नहीं फटेगा जैसा आप उम्मीद कर रही हैं। ये एक ऐसा विस्फोट होगा जो इस घर में पिछले 7 सालों से मौजूद सभी जहरीले झूठ को साफ कर देगा। गुप्त होटल में वापस अंजलि की पहली आंख की सर्जरी शुरू हुई। विक्रम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, उस मृतक की तस्वीर को कसकर पकड़े हुए, जिसे परी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। उसने तस्वीर में अपने चेहरे को देखा और फिर कांच में अपने प्रतिबिंब को। 2 लोग, एक अतीत का मासूम और एक वर्तमान का नफरत से भरा, एक हो रहे थे। वो जानता था कि सबसे कीमती चीजों के रक्षा के लिए उसे अपने दुश्मन की आंखों में सबसे क्रूर बनना होगा। आपने अभी अभी क्रूर नफरत की आग और सांस रोक देने वाला बचाव का 4था भाग सुना। कृपया कहानी का 5वां भाग सुने। भव्य शादी की तैयारी के दिनों में राठौर मैंशन चमकीले लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था, लेकिन विक्रम के लिए लटका हुआ हर रेशमी कपड़ा एक मकड़ी के जाले जैसा था,
जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो नौकरों की शुभकामनाओं के बीच चलता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक विनम्र मुस्कान होती थी, लेकिन उसका मन केंद्रीय होटल के विशेष रिकवरी रूम में था। वहां अंजलि के लिए रोशनी वापस पाने की लड़ाई एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने अंजलि की आंखों से पट्टी हटाने की घोषणा की, विक्रम ने सभी महत्वपूर्ण बैठकें रद्द कर दीं ताकि वो वहां मौजूद रह सके। कमरे में रोशनी को न्यूनतम स्तर पर समायोजित किया गया था। माहौल इतना शांत था कि उसके तेज दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती थी। जब आखिरी सफेद पट्टी धीरे धीरे हटाई गई तो अंजलि ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी लंबी पलकें डर और उम्मीद से कांप रही थीं। 7 साल तक धुंधली धुन में डूबे रहने के बाद दुनिया उसके लिए केवल ग्रे और दर्द के धब्बों का एक संग्रह थी। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, ठंडक और कांपना महसूस किया। धीरे धीरे अंजलि की बाईं आंख और चौड़ी हो गई। पहले तो रोशनी की लकीरें थीं, फिर धीरे धीरे कमरे की स्पष्ट रूपरेखाएं दिखाई देने लगीं। वो उस आदमी को देखने के लिए मुड़ी जो उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। अब अंधेरे में एक परिचित आवाज नहीं, अब एक ऐसे चेहरे की कल्पना नहीं जो सालों से धुंधला हो गया था। उसकी आंखों के सामने मांस और खून में विक्रम था। वो उस मृतक की तस्वीर की तुलना में बहुत बूढ़ा हो गया था, जिसे परी हमेशा गले लगाए रखती थी। उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां और एक अनुभवी आदमी का कठोर रूप उसे भावुक कर गया। अंजलि ने अपना पतला हाथ उठाया, कांपते हुए उसके गाल को छुआ। फिर उसकी कनपटी पर समय से पहले सफेद हुए बालों पर फिराया। वो रो पड़ी। लगभग 3000 अंधेरे दिनों के बाद खुशी के पहले आंसू। विक्रम, मैं तुम्हें देख सकती हूं, मैं तुम्हें बहुत साफ देख सकती हूं। उसकी आवाज भावनाओं के ज्वार में खो गई। विक्रम ने अपना चेहरा अपनी पत्नी की हथेली में दबा लिया ताकि उसके आंसू उसकी त्वचा में समा जाएं। जैसे अतीत की सभी गलतियों के लिए एक शुद्धि हो, वो परी को पास लाया। बच्ची ने अपनी माँ को हैरानी से देखा और फिर जब उसने देखा कि उसकी माँ उसे प्यार से देख रही है तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिस पल तीनों ने एक दूसरे को शानदार 6 स्टार कमरे में गले लगाया, वो बाहर चल रहे तूफान के बीच एक चमत्कारी शांत क्षण था। लेकिन विक्रम जानता था कि उसे इस शांति में बहुत देर तक डूबे रहने की इजाजत नहीं है। उनका दुश्मन अभी भी अंधेरे में अपनी छुरी तेज कर रहा था। मैंशन में लौटकर विक्रम ने अपने धोखे का पत्ता खेलना शुरू कर दिया। उसने परिवार के परिसर में ही एक भव्य बैचलर पार्टी आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें पूरे ऊंचे समाज और समूह के प्रमुख शेयरधारकों को आमंत्रित किया गया। वो एक जीवंत माहौल बनाना चाहता था, एक ऐसा कार्यक्रम जो गायत्री देवी और रिया को ये विश्वास दिलाए कि वो पूरी तरह से प्रसिद्धि और झूठी खुशी के भंवर में फंस गया है। पार्टी के दौरान विक्रम रिया से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ। उसने उसे सबसे महंगी शराब पिलाई, भीड़ के सामने उसकी प्रशंसा की। रिया, जो घमंडी और आत्ममुग्ध थी, जल्दी ही उस मीठे जाल में फंस गई। उसने सबसे महंगा गाउन पहना, हीरे का हार पहना, ये जाने बिना कि केंद्रीय पत्थर में एक अति सूक्ष्म सुनने वाला उपकरण लगा हुआ था, जिसे अर्जुन ने विदेश से विशेष रूप से बनवाया था। हालांकि गायत्री देवी को इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता था। ऊपर की बालकनी से अपने बेटे को पार्टी में डूबे हुए देखते हुए उन्हें एक तीव्र बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि घर में सुरक्षा प्रणाली बदल दी गई थी। उनके पुराने भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स को अचानक नई परियोजनाओं में सहायता के बहाने दूर की शाखाओं में भेज दिया गया था। उनकी जगह अपरिचित चेहरे थे, यद्यपि वे अभी भी उन्हें झुककर सलाम करते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक उच्च स्तर की सतर्कता छिपी होती थी। पार्टी खत्म होते ही उन्होंने विक्रम को अपने निजी स्टडी रूम में बुलाया। अगरबत्ती की तेज गंध वाले माहौल में गायत्री देवी ने सीधे अपने बेटे की आंखों में देखा। उनकी आवाज धीमी और ठंडी थी। विक्रम, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मेरी राय के बिना पूरी सुरक्षा टीम क्यों बदल दी? क्या तुम इस घर को मेरी अपनी जेल बनाने की कोशिश कर रहे हो? विक्रम ने शांति से उनके लिए एक कप चाय डाली। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। माँ, आप बहुत ज्यादा शक कर रही हैं। उस दिन गरीब बस्ती में लगी आग के बाद मुझे लगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली है।
मैं नहीं चाहता कि शादी के दिन कोई भी घटना हो। खासकर जब बुरे लोग रिया आपकी होने वाली बहू को निशाना बना सकते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इस परिवार की सुरक्षा के लिए है। गायत्री देवी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्होंने अपने बेटे को इतना दृढ़ और रहस्यमय कभी नहीं देखा था। तो ग्रीन बेल्ट परियोजना का क्या? मैंने सुना है कि तुम ससुराल वालों से जुड़ी सभी पूंजी का फिर से ऑडिट करवा रहे हो। क्या तुम शादी से ठीक पहले रिया के पिता को अपमानित करने की योजना बना रहे हो? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मां, मुझे पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई साथी कोई गलती करता है तो समूह मुसीबत में ना पड़े। आप बस आराम करें, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। विक्रम मुस्कुराया, झुका और गायत्री देवी के कोई और सवाल पूछने से पहले कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो गलियारे में निकला, विक्रम का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। वो जानता था कि उसने एक जोखिम भरा कदम उठाया है। लेकिन ये गायत्री देवी को अपने आखिरी पत्ते उजागर करने के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका था। उसने अपना फोन निकालकर वित्तीय ट्रैकिंग एप्लीकेशन की जांच की। जैसा कि अनुमान था, रिया ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये युवा महिला अरबपति की पत्नी बनने के सपने में डूबी होने के बावजूद उसकी लालची प्रकृति और असफल आगजनी के डर ने उसे एक निकास मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया था। रिया ने राठौर जेम्स से जुड़ी सहायक कंपनियों से चुपके से पूंजी निकालना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि विक्रम द्वारा हाल ही में दी गई शक्ति के साथ वो एक गुप्त विदेशी खाते की तैयारी के लिए आसानी से कुछ 100 करोड़ निकाल सकती है, बिना किसी को पता चले। वो ये नहीं जानती थी कि वो जिन भी खातों का संचालन कर रही थी, वे सभी विक्रम और अर्जुन द्वारा बिछाए गए गुप्त जाल थे। हर बार जब वो धन हस्तांतरण का आदेश देती तो सिस्टम स्वचालित रूप से संपत्ति के दुरुपयोग और शेयर बाजार में हेरफेर के सबूत दर्ज कर लेता। वो अनजाने में अपने लिए जेल की सजा लिख रही थी, जबकि वो सोच रही थी कि वो एक सुरक्षित भविष्य बना रही है। इस बीच विक्रम ने उपनगरों में एक वीरान गोदाम में इंस्पेक्टर कुमार से गुप्त रूप से मुलाकात की। मेज पर उस पुरानी दुर्घटना की पुरानी फाइलें थीं जिन्हें फिर से खोला गया था। इंस्पेक्टर कुमार ने उसकी ओर अभियोजक के कार्यालय की मुहर वाली एक फाइल बढ़ाई। हमें उस साल के ड्राइवर का पता चल गया है, जल्दी रिहा होने के बाद। उसे एक नई पहचान दी गई और वो एक दूर दराज के गांव में छिपा हुआ है। उसने कबूल किया है कि उस रात वो दुर्घटना के कारण नहीं, बल्कि गायत्री देवी के सहायक से एक बड़ी राशि प्राप्त करने के कारण कार से कूदा था। उसने उसके साथ अपनी अंतिम बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिसमें उसने पुष्टि की है कि अगर वो दोष स्वीकार कर लेता है तो वो उसके परिवार का ख्याल रखेगी। इंस्पेक्टर कुमार ने दृढ़ स्वर में कहा। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी हड्डियां गुस्से से सफेद हो गईं। तो ये स्पष्ट था, उसकी अपनी मां ने उसकी पत्नी और बच्चे को मारने का आदेश दिया था। यह सच यद्यपि अनुमानित था, लेकिन जब उसने इसे सीधे इसमें शामिल व्यक्ति के मुंह से सुना तो उसका दिल फिर भी टूट गया। उसने फाइल को देखा और फिर इंस्पेक्टर कुमार को। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ये सभी सबूत वेदी के सबसे पवित्र क्षण में प्रकट हों। मैं चाहता हूं कि वे पूरे समाज के सामने कीमत चुकाएं। भव्य शादी में अब ठीक 24 घंटे बाकी थे। पूरा शहर रत्न अरबपति की शादी के बारे में चर्चा कर रहा था। सभी अखबार दो सबसे शक्तिशाली परिवारों के मिलन की खबरें दे रहे थे। होटल में अंजलि पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसने विक्रम द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया शुद्ध सफेद गाउन आजमाया। रिया के भव्य धोखे से भरे शादी के गाउन के विपरीत ये गाउन सरल था, लेकिन एक ऐसी महिला की सुंदरता और शान को दर्शाता था जो तूफान से गुजर चुकी थी। विक्रम ने अपनी पत्नी के कंधे पकड़े दर्पण में दोनों की छवि को देखा। कल तुम्हें और छिपना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस दूंगा। हमारे बच्चे को एक उचित परिवार दूंगा। अंजलि चिंतित थी। विक्रम, क्या तुम निश्चित हो? गायत्री देवी बहुत डरावनी है। मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। मैं अब मां द्वारा हेरफेर किया जाने वाला बच्चा नहीं हूं अंजलि, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। मैंने 7 साल अंधेरे में बिताए हैं, ये काफी है। कल रोशनी हमारी होगी। शादी से पहले की आखिरी रात। राठौर मेंशन में माहौल डरावना रूप से शांत था। रिया अपने कमरे में बैठी हीरे के हार को निहार रही थी और अपने गुप्त खाते में हाल ही में अर्जित दान की जांच कर रही थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अर्जुन पास की एक एम्बुलेंस में बैठा था,
एक ठंडी मुस्कान के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी हर हरकत देख रहा था। गायत्री देवी भी सो नहीं रही थी। वो अपने पूजा कक्ष में बैठी थी, अपने दिवंगत पति की तस्वीर को देख रही थीं। उनका मन गणनाओं से भरा था। उन्होंने अपनी ओर इशारा करती बंदूक की ठंडी नोक को महसूस कर लिया था, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास था कि शक्ति और पैसे से वो विद्रोह की किसी भी आग को बुझा सकती हैं। उन्होंने एक अजनबी आदमी को फोन किया। कल वेदी पर हमारे और लोग तैनात करो। अगर कोई भी घटना होती है तो बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करो। विक्रम अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर दूर देख रहा था। उसने एक छोटा सा कागज निकाला जिस पर वेदी पर किए जाने वाले कामों की सूची थी। हर पंक्ति उन लोगों पर एक घातक प्रहार थी जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो जानता था कि कल खून और आंसू होंगे, लेकिन ये एक पुनर्जन्म के लिए आवश्यक बलिदान था। उसने रैक पर लटके अपने शादी के सूट को देखा। ये रात की तरह काला था, लेकिन अस्तर के अंदर उन तीनों की एक छोटी सी तस्वीर थी जो उन्होंने सालों पहले साथ में खिंचवाई थी। एकमात्र स्मृति चिन्ह जो उसे याद दिलाता था कि उसे क्यों लड़ना है। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। बड़े दिन की सुबह की पहली किरणें फैलने लगी। पहली शानदार कारें ग्रैंड पैलेस होटल की ओर बढ़ने लगी थीं। जहां समारोह होना था, पूरा शहर अभी भी नहीं जानता था कि वे ऊंचे समाज के इतिहास में सबसे चौंकाने वाले नाटक के गवाह बनने वाले थे। एक ऐसा पर्दाफाश जिसकी तुलना किसी भी फिल्म की पटकथा से नहीं की जा सकती थी। विक्रम ने अपनी आखिरी टाई बांधी, दर्पण में देखा और खुद से कहा, समय आ गया है। आपने अभी अभी निखुत नाटक एवं शेष दास का 5वां भाग सुना। कृपया लाइक करना और कमेंट छोड़ना ना भूलें। बस अपने राज्य का नाम लिखना ही हमें बहुत खुश कर देगा। कृपया कहानी का 6वां भाग सुने। ग्रैंड पैलेस होटल आज एक लुभावनी भव्यता और विलासिता में लिपटा हुआ था, जहां विदेश से आयातित सफेद ऑर्किड के फूल रास्ते को ढके हुए थे। एक तीव्र सुगंध फैला रहे थे, लेकिन साथ ही एक बर्फीले साम्राज्य की ठंडक का एहसास भी दे रहे थे। ऊंचा समाज, राजनेता और मीडिया टाइकून बड़ी संख्या में आ रहे थे। हर कोई अपने सबसे महंगे परिधानों में था, सबसे निखुंद सामाजिक मुस्कान बिखेर रहा था ताकि उस शादी को शुभकामनाएं दे सकें जिसे शक्ति और धन का मिलन कहा जा रहा था। इस दिखावटी माहौल के बीच गायत्री देवी सम्मान की पंक्ति में बैठी थी। उनका अच्छी तरह से मेकअप किया हुआ चेहरा एक रानी की महिमा को दर्शाता था जो अपने पूरे राज्य को नियंत्रित कर रही थी। वो संतुष्टि से मुस्कुराईं, ये विश्वास करते हुए कि आज के बाद अतीत के सभी निशान इस लाल कालीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। यिया एक भव्य शादी के गाउन में बाहर निकली, जिसकी पूंछ 10 मीटर लंबी थी, जो मंच की रोशनी में चमकते हजारों हीरो से जड़ी थी। उसने गर्व से अपना सिर ऊंचा रखा। उसकी आंखें नीचे की भीड़ को देखते हुए विजय से भरी थीं। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक राज्याभिषेक था। वो क्षण जब वो आधिकारिक तौर पर अंजलि की छाया को मिटाकर राठौर जेम्स की एकमात्र मालकिन बन जाएगी। विक्रम उसके बगल में आया, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसके हाथ पत्थर की तरह ठंडे थे, जिससे रिया एक पल के लिए कांप गई। उसने उसे देखा। उसके होठों पर मुस्कान में एक रहस्यमयता थी जिसने रिया के दिल की धड़कन को सामान्य से तेज कर दिया। खुशी के कारण नहीं, बल्कि एक अस्पष्ट बेचैनी के कारण जो बढ़ रही थी। जब मधुर सिम्फनी बजी और पादरी ने प्यार और वफादारी के बारे में पवित्र प्रतिज्ञाएं शुरू की, तो पूरा हॉल खामोश हो गया। सभी की आंखें मंच पर खड़े सुंदर जोड़े पर टिकी थीं। पादरी ने एक बार चारों ओर देखा और फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर यहां कोई इस शादी का विरोध करता है या कोई कारण जानता है कि वे एक साथ क्यों नहीं हो सकते, तो कृपया अभी बोलें या हमेशा के लिए चुप रहें। एक नाटकीय चुप्पी हॉल में छा गई। गायत्री देवी ने धीरे से अपने होठ से कोड़े। उन्हें विश्वास था कि इस समय किसी में भी बाहर आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ठीक उसी क्षण हॉल के पीछे से एक बच्चे की साफ लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी, जिसने झूठी खामोशी को तोड़ दिया। मैं विरोध करती हूं क्योंकि वो मेरे पापा हैं और उनकी पहले से ही मेरी मां है। फुसफुसाहट एक भयंकर लहर की तरह फैलने लगी। सभी लोग बड़े दरवाजे की ओर मुड़े। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला
और बाहर से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी अंदर आई, जिसने अंदर आ रहे दो लोगों की आकृतियों को धुंधला कर दिया। एक छोटी लड़की एक शुद्ध सफेद राजकुमारी की पोशाक पहने हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी मृतक की तस्वीर थी, जिसे साफ सुथरा कर दिया गया था। उसके बगल में एक महिला थी, जिसकी पवित्र और कुलीन सुंदरता थी। उसने एक साधारण सफेद रेशमी गाउन पहना था, जो एक असली मालकिन की आभा बिखेर रहा था। उसकी आंखें चमकदार थीं। वो मंच की ओर एक अटूट दृढ़ता से देख रही थी। गायत्री देवी उछलकर खड़ी हो गईं। उनके हाथ से चाय का कप संगमरमर के फर्श पर गिरकर टूट गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके कांपते होठ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। रिया पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसकी आंखें परी और उसकी मां की ओर घूर रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मर चुकी थी। रिया ने अनजाने में बड़बड़ाया। उसकी आवाज माइक्रोफोन में चली गई और पूरे हॉल में गूंज गई, जिससे भीड़ और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। विक्रम ने रिया का हाथ छोड़ दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, सीधे अंजलि और परी की ओर चला गया। सैकड़ों मेहमानों के सामने शहर का सबसे शक्तिशाली अरबपति घुटनों के बल बैठ गया। धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे चूमा। वो खड़ा हुआ, उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले गया। फुसफुसाहट अब आश्चर्य की चीखों में बदल गई थी। विक्रम ने तकनीकी टीम को इशारा किया और तुरंत मंच के पीछे की विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर अब उसकी और रिया की रोमांटिक तस्वीरें नहीं थीं। इसके बजाय एक भयानक वीडियो था। एक गरीब बस्ती में आगजनी का दृश्य। रिया की तीखी आवाज फोन पर आदेश दे रही थी, सब कुछ जला दो, कोई निशान न छोड़ो। इसके बाद काले धन के लेन देन के रिकॉर्ड थे, जो साबित करते थे कि रिया ने समूह से सैकड़ों करोड़ रुपए निकालकर फर्जी खातों में डाले थे। और सदमे का चरम उस साल के ड्राइवर का कबूलनामा था, जिसने कबूल किया था कि उसने गायत्री देवी से पैसे लेकर कार विस्फोट की दुर्घटना का नाटक किया था। पिछले 7 सालों के क्रूर अपराधों के सभी सबूत मंच की रोशनी में नग्न रूप से उजागर हो गए। हॉल गुस्से में फट पड़ा। पत्रकारों के कैमरे लगातार चमक रहे थे, एक शानदार परिवार के पतन के क्षण को कैद कर रहे थे। रिया पागल हो गई। वो चिल्लाई और अंजलि का गाउन फाड़ने के लिए दौड़ी। तू एक शैतान है, तू मर चुकी थी, मैं तुझे एक बार फिर मार दूंगी। उसने मेज पर से तेज शादी का केक काटने वाला चाकू पकड़ा। हमला करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत इंस्पेक्टर कुमार और उनकी आपराधिक पुलिस टीम ने उसे काबू में कर लिया और सभी के सामने उसे हथकड़ी लगा दी। रिया, तुम्हें हत्या के प्रयास, संपत्ति को नष्ट करने और शेयर बाजार में हेरफेर करके समूह की संपत्ति का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर कुमार की दृढ़ आवाज गूंजी। रिया घुटनों के बल गिर गई। उसके सिर पर मुकुट गिर गया। जमीन पर एक सस्ते खिलौने की तरह लुढ़क रहा था। उसका घमंड धूल में मिल गया था। इस समय विक्रम गायत्री देवी की ओर मुड़ा। वो अपनी छाती पकड़े हुई थीं, हाँफ रही थीं। उनकी आंखें अपमान और डर से भरी थीं जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपनी ओर आते देखा। विक्रम गुस्सा नहीं था। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, लेकिन एक ठंडी दृढ़ता भी थी। मां, आपने कहा था कि मेरी पत्नी और बच्चे का अस्तित्व एक धब्बा है। लेकिन आपकी साजिशें ही इस परिवार के लिए असली धब्बा हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप पछताएंगी, लेकिन उस रात की आग ने मुझे दिखा दिया कि आपके और उसके पास दिल नहीं है। गायत्री देवी कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अचानक उन्हें स्ट्रोक आ गया। वो कुर्सी पर गिर गईं। उनका आधा चेहरा टेढ़ा हो गया। उनकी आंखें अभी भी उस बहू की ओर घूर रही थीं, जिसे उन्होंने खत्म करने की हर कोशिश की थी। एम्बुलेंस उन्हें जल्दी से ले गई। लेकिन हर कोई समझ गया कि भले ही वो अपनी जान बचा लें, इस शक्तिशाली महिला के बाकी दिन अस्पताल में अकेलेपन और विवेक के फैसले में ही बीतेंगे। शानदार शादी के मलबे के बीच विक्रम ने अंजलि और परी को गले लगा लिया। वो उन्हें होटल से बाहर ले गया। पीछे शोरगुल, मीडिया की चुभती नजरों को छोड़ गया। वे उदास राठौर मैंशन में वापस नहीं गए, बल्कि उपनगरों में उस पुराने विला की ओर गए, जिसे विक्रम ने पिछले कुछ महीनों में चुपके से बहाल किया था। छोटा सा घर मीठी शाम की रोशनी में दिखाई दिया। हवा में चमेली की हल्की खुशबू थी, जैसे वो अपने असली मालिकों का स्वागत कर रही हो। परी आंगन में दौड़ गई। नए लकड़ी के झूले को देखकर वो खिलखिलाकर हंसी, एक सच्ची खुशी की हंसी, जिसमें अब रोटी कपड़े की चिंता या फटे पुराने लॉटरी टिकटों का बोझ नहीं था। अंजलि घर के दरवाजे पर खड़ी थी।
उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने पुराने घर के हर छोटे से छोटे विवरण को निखुत भावे पुनर्जीवित होते देखा। विक्रम ने एक छोटा सा लाइटर निकाला। उसने काले फ्रेम वाली अपनी मृतक की तस्वीर पकड़ी, जिसे परी ने अपनी जान पर खेलकर आग से बचाया था। उसने उसे आंगन के कोने में एक छोटे से पीतल के पात्र में रखा। अंजलि, परी, आज हम इस दर्दनाक अतीत को खत्म कर देंगे। विक्रम ने आग जलाई। सुनहरी लपटों ने झूठी वेदी की तस्वीर को जला दिया। जब तस्वीर राख में बदल गई तो उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर से हजारों किलो का बोझ आखिरकार उतर गया है। पापा, अब आप कभी दूर नहीं जाएंगे, है ना? परी दौड़कर आई, अपने पापा और माँ का हाथ पकड़ा। विक्रम ने अपनी बेटी को उठाया, उसके गाल पर धीरे से चूमा, हाथ दिया। पापा यहाँ माँ और तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में राठौर जेम्स में एक बड़ी सफाई हुई। विक्रम के नेतृत्व और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से उस साल के अपराध में शामिल सभी लोगों को कानून के सामने लाया गया। रिया को कई गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके पिता भी दिवालिया हो गए और खराब ऋणों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। गायत्री देवी ने अपने जीवन के अंतिम दिन एक अलग नर्सिंग होम में आधे शरीर के पक्षाघात की स्थिति में बिताए, जहां विक्रम अभी भी पूरी तरह से देखभाल करता था, लेकिन कभी भी मिलने नहीं गया। ये उस मां के लिए सबसे दर्दनाक विदाई थी जिसने अपनी मानवता खो दी थी। ठीक होने के बाद अर्जुन समूह का उपाध्यक्ष बन गया। विक्रम के साथ कंपनी को एक नई दिशा में ले गया, जो समुदाय और परोपकारी गतिविधियों की ओर अधिक उन्मुख थी। इंस्पेक्टर कुमार को भी मनी लॉन्ड्रिंग और ऊंचे समाज के अपराधों के रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए बहादुरी का पुरस्कार मिला। एक शांत सप्ताह की दोपहर विक्रम और अंजलि घर के बरामदे में बैठे बगीचे में परी को चित्र बनाते हुए देख रहे थे। शाम की धूप हरे भरे लॉन पर फैली हुई थी, एक परी कथा की तरह एक शांतिपूर्ण दृश्य बना रही थी। अंजलि ने अपना सिर अपने पति के कंधे पर टिका दिया। उसका हाथ कसकर उसका हाथ पकड़े हुए था। उसने महसूस किया कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, चाहे अपराध कितना भी परिष्कृत क्यों ना हो, सच्चे प्यार और निष्पक्ष कर्म के कानून की रोशनी हमेशा एक रास्ता खोज लेगी। मृत पत्नी की वापसी और अरबपति द्वारा वेदी पर खलनायकों का पर्दाफाश करने की कहानी कई लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। ये हमें याद दिलाता है कि पैसा और शक्ति शानदार महल बना सकते हैं, लेकिन केवल प्यार और सच्चाई ही एक स्थायी घर बना सकते हैं। पिछले 7 सालों में अंजलि और परी के दुख के आंसू वर्तमान की उज्जवल मुस्कान से भर गए थे। विक्रम ने दूर आकाश को देखा, जहां पहले तारे टिमटिमाने लगे थे। वो जानता था कि अब से उनके हर कदम पर रोशनी उनका मार्गदर्शन करेगी। सच को दफनाया जा सकता है, लेकिन ये कभी मरता नहीं। और इस जीवन में सभी कड़वाहट के बाद कर्म हमेशा आता है, ठीक समय पर, और उतना ही निष्पक्ष जितना कि हर सुबह सूरज का उगना। सच्ची खुशी शादी के गाउन पर हीरो में नहीं होती, बल्कि जीवन के तूफान के बीच एक दूसरे को फिर से पाने वाले हाथों की गर्मी में होती है। इस उतार चढ़ाव भरी कहानी को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन एक नदी की तरह है, जिसमें मोड़ और सीधे रास्ते दोनों होते हैं, लेकिन अंत में गाद हमेशा ईमानदार भूमि को उपजाऊ बनाती है। प्रसिद्धि और लाभ की चकाचौंध कभी कभी केवल एक धुंध होती है, जो लोगों को महत्वाकांक्षा के गड्ढे में गुमराह कर देती है। लेकिन देवियों और सज्जनों, कर्म का नियम किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। स्वर्ग का जाल विशाल है, यद्यपि विरल है। लेकिन इससे बचना मुश्किल है। परी का अपने पिता को ढूंढने के लिए मृतक की तस्वीर पकड़ना उस छोटी सी लौ का प्रतीक है जो धोखे के अंधेरे को भेदती है। ये पुष्टि करती है कि खून का रिश्ता और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आशा है कि करुणा और न्याय का संदेश हमेशा आपके जीवन की भागदौड़ के बीच आपकी आत्मा को गर्म रखेगा। कृपया जीवन की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हम हर दिन एक साथ उच्च मानवीय मूल्यों को फैला सकें। आपको और आपके परिवार को हमेशा शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब ये कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरी यही दुआ है
कि आप सब हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर शेयर करें।